Hello students, today we will discuss about crystal field splitting theory. In the previous video we discussed about the valence bond theory, and after that today in this lecture we will discuss about the crystal field splitting theory. Crystal field splitting theory को हम बेटा CFT से भी जानते हैं। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। आपने +1 में भी इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dzx, इन सब के अंदर जो लॉब्स होती हैं वो मिडवे द एक्सिस होती हैं। जैसे कि हमारे पास dxy में देखें हम, लॉब्स जो हैं वो मिडवे द एक्सिस है। कौन कौन सी एक्सिस के बीच में है? एक एक्सिस के बीच में है और एक वाई एक्सिस के बीच में है। और कलेक्टिवली हम इन तीनों ऑर्बिटल्स को क्या बोल देते हैं? T2G। ओके, आपने यहाँ पे याद रखना है कि dxy, dyz और dzx को तीनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? T2G बोलेंगे। और जो दो ऑर्बिटल्स बच जाते हैं dx² - y² और dz², इनके अंदर जो लॉब्स होती हैं वो ऑन द एक्सिस होती हैं और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? EG। ओके, dxy, dyz, dzx इन तीनों को हम T2G बोलेंगे और dx² - y² और dz² को हम क्या बोलेंगे? EG बोलेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि मेटल के साथ लिगेंड्स क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मेटल और लिगेंड है तो होता ये है कि बॉन्डिंग होने से पहले मेटल के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जब तक लिगेंड्स अप्रोच नहीं करता मेटल के पास तब तक हमारे पास क्या होता है कि मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिगेंड मेटल के साथ अप्रोच करता है तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी स्लोली क्या करती है? इंक्रीज होती है। पहले सबकी एनर्जी क्या थी? सेम थी, बट जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल के साथ, मेटल और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करते हैं और इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। जब लिगेंड ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो मेटल और लिगेंड्स के अंदर ये रिपल्शन इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं ये 2 सेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और इन सेट्स को आप क्या बोलते हो? T2G और EG। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हमारे पास इस तरह से सेट बनते हैं। नीचे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आते हैं T2G, dxy, dyz, dzx और ऊपर आते हैं dx² - y² और dz²। ये हमारे पास तब आते हैं जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, सो हमने देखा क्या कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, जब मेटल और लिगेंड के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना तब उनकी एनर्जी सेम थी, तो उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते थे? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते थे। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ तो इनके अंदर रिपल्शन बढ़ जाती है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? थोड़ी सी हायर होगी। जब लिगेंड्स ज़्यादा मेटल के पास आ जाते हैं तो इनकी रिपल्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट्स के अंदर टूट जाता है। तो इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू 2 सेट कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस केस, इनकी एनर्जी जो ये डी ऑर्बिटल डिसोसिएट कर रहा है, टूट रहा है 2 केसेस के अंदर, उस टाइम पे जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है कि ये 3 ऑर्बिटल्स ऊपर आ जाते हैं और 2 ऑर्बिटल्स क्या आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। T2G वहाँ पे ऊपर होता है और EG वहाँ पे नीचे वाली साइड पे होता है। Now classify the ligands on the basis of their ability to split these orbitals and we study it on the basis of the series called the spectrochemical series। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स फ्रॉम द वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने बोला यहाँ पे कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जब लिगेंड्स उनके पास अप्रोच करते हैं तो ये 2 सेट्स में टूट जाते हैं। तो 2 सेट्स में किस तरह से टूटते हैं? इनके अंदर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है या कम होता है? ये किसके ऊपर हम डिपेंड होता है कि हमारे पास जो लिगेंड्स है वो वीक लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये सीरीज याद करनी पड़ेगी।
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स फ्रॉम द वीक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ लिगेंड्स लिखे हैं वाटर से पहले, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, थायोसाइनेटो, और ये वाटर तक जितने भी लिगेंड्स हैं जो मैंने दूसरे कलर के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे वीक लिगेंड्स हैं, और जो मैंने ब्लू कलर के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे हमारे पास कौन से कलर हैं, लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। ठीक है, हमने कल वाले केसेस में भी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी यही हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स चलते हैं, जैसे NO2 नेगेटिव, साइनाइड, CO, कार्बोनिल, ये हमारे पास क्या है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखेंगे हम यहाँ पे, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कम करवाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर D4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि d ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा कि इनकी स्प्लिटिंग कम करवाएगा जो ऑर्बिटल्स हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा लिगेंड हमारे पास, तो वो क्या करेगा, स्प्लिटिंग क्या करवाएगा, ज़्यादा करवाएगा। वीक फील्ड में हमने सारे रूल्स वहीं अप्लाई करने जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान हंट्स रूल में करते थे, कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ही ऑर्बिटल्स में फिल होगा, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास डी के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, 3 और 4 हमने एक एक फिल कर दिया, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने क्या बोला है ऊपर कि वेयर एज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कोज मोर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ज़्यादा है। जो Eg ऑर्बिटल्स हैं और T2G ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों के अंदर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर नहीं जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ही ऑर्बिटल्स के अंदर सेट्स के अंदर अपनी क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। सो वीक फील्ड लिगेंड्स ने पेयरिंग नहीं करी है, इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने अपनी पेयरिंग कर ली है तो हम इनको क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। जैसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया था सेम केस वैसा ही है, वहाँ पे भी जब वीक फील्ड लिगेंड होता था हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते थे, और जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था हमारे पास क्या बनता था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते थे। मोर क्लैरिटी के लिए बेटा जी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू आपको और क्लैरिटी होगी। और डी ट्रांजिशन ही हो रही है बेटा इनमें, डी ऑर्बिटल ही टूट रहा है, चाहे T2G Eg में टूटे या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। लेट्स टेक सम एग्जांपल हियर। हमारे पास है आयरन का कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ। आयरन की अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, 3d6 4s2, और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आयरन का इस केस में हमारे पास आएगा 3+, Fe3+ की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 यहाँ से निकल जाएंगे और 1 यहाँ से निकल जाएगा। डी में अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग टेक्स प्लेस करेगा, मतलब इनके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमने क्या पढ़ा था पीछे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करवाते हैं। जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन T2G का इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर जंप नहीं कर पाएगा, वो नीचे वाले ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। मोर क्लैरिटी के लिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, CO F6 कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। कोबाल्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी इसकी 3d7 4s2, और कोबाल्ट 3+ की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास 3d6 आएगा। वी नो दैट फ्लोराइड आयन हमारे पास क्या है, एक वीक लिगेंड है, इसके देयरफॉर इसकी पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी, क्योंकि वीक फील्ड में इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर T2G और Eg के अंदर एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर जाता है, ऊपर जंप कर जाता है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये तो था हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, और उसके रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो अभी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और थ्योरी को, ठीक है। तो ये है हमारे पास, फर्स्ट है टाइप ऑफ ज्योमेट्री। हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा हमारे पास तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और जो हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस करा था अभी
ये डेल्टा नोट रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले रहे हैं, तो डेल्टा नोट के साथ रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा तो ये हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा टी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/9 डेल्टा नोट। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे आपने एक नोट याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो वैल्यू होती है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की, वो क्या होती है, लेस होती है देन द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम चीज़ कैसे यूज़ करेंगे, आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दो कंपाउंड्स आपको दी गई हैं, आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स विच कम्प्लेक्स हैज़ मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। तो आपने क्या करना है, इनकी ज्योमेट्री देखनी है। इस केस में निकल के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, इस केस में निकल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास लेस कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो हमारे पास अगर आ जाए विच हैज़ लेस क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, तो आंसर क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। अगर मोर पूछ लेंगे तो किसके बारे में आएगा, ऑक्टाहेड्रल के बारे में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी होगी। हमारे पास सपोज 2 कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर फर्स्ट केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 0, सेकेंड केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +2। तो इन दोनों केसेस में ज़्यादा हमारे पास कौन स्टेबल होगा, ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी किसकी होगी, सेकंड वाले कंपाउंड की, क्योंकि इसके पास चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास जो फैक्टर है, लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं उनके अंदर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी ज़्यादा थी। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स थे उन्होंने क्या किया था, डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी ज़्यादा थी। अगर ज़्यादा एनर्जी थी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे ही पेयर अप करवाएंगे और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा हमारे पास उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी होगी। इस केस में हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि निकल वाटर 6 और निकल साइनाइड 6, आउट ऑफ दीज टू विच हैज़ मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। आप देख लो, एक केस में हमारे पास अगर हम इसकी बात करें ऊपर ज्योमेट्री की, तो दोनों हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑक्टाहेड्रल के हैं, और निकल के अंदर अगर हम चार्ज की बात करें तो दोनों ही केसेस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल की। तो उस केसेस में हम क्या देखते हैं, अब हम लिगेंड्स के देखेंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। आउट ऑफ दीज टू विच हैज़ मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, वाटर हमारे पास वीक लिगेंड है और साइनाइड हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और हमने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा, निकल साइनाइड 6। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेटा हमने क्या डिस्कस किया, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी में हमने ये देखा कि जब मेटल और लिगेंड के अंदर कोई भी बॉन्ड बनना स्टार्ट नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना स्टार्ट नहीं होता, उस टाइम पे जो ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है और उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जब लिगेंड्स अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं मेटल की तरफ तो उनकी एनर्जी हायर होती है। जब लिगेंड्स ज़्यादा क्लोजर आ जाते हैं मेटल के पास तो इनकी रिपल्शन इतनी बढ़ जाती है कि डी ऑर्बिटल्स 2 सेट्स में डिसोसिएट हो जाता है। एक होता है T2G सेट और एक होता है हमारे पास EG सेट। सो इस स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो एनर्जी हम इस केस में यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। मैंने क्वेश्चंस भी आपको बता दिए कि कैसे आएंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। इन केस ऑफ एनी डाउट बेटा फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।